11.2.3 competent host for a transformation with the recombinant DNA. Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane. Why? ठीक, अंडरलाइन कर लो. DNA कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. अभी पीछे जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था DNA कैसा मॉलिक्यूल है? नेगेटिव चार्ज वाला. और यहाँ पे हमें पता चला ये कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर के पास जाएगा और किससे दूर जाएगा? फैट से दूर भागेगा. फैट या फिर लिपिड से ये दूर भागेगा. जब ये लिपिड से दूर भागेगा, इन्होंने कहा इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाई लिपिड लेयर की बनी हुई होती है. क्योंकि उसमें लिपिड की कितनी लेयर है? 2. और ये लिपिड से दूर भागता है. इस वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. तो अब अगर हमें किसी सेल के अंदर डीएनए डालना है तो मेम्ब्रेन तो क्रॉस करानी पड़ेगी. तो कैसे डालेंगे? In order to force bacteria to take up plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up DNA. अब इन्होंने कहा अगर हमें ज़बरदस्ती किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई प्लाज्मिड या डीएनए वगैरह डालना है तो बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट. हमें सबसे पहले उसे क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट. मतलब उसे इस हालत में लाना पड़ेगा कि वो डीएनए को अपने अंदर ले सके. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग दैम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन. अंडरलाइन कर लो कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लेंगे किसकी? डाइवैलेंट कैटायन. कैटायन का मतलब जिसके ऊपर क्या हो? प्लस चार्ज हो. डाइवैलेंट मतलब +2 चार्ज हो. और वो कौन है? कैल्शियम. सच एज कैल्शियम. अब इन्होंने कहा कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक, उसके अंदर हमें ज़बरदस्ती डीएनए डालना है. उसका बहुत सारे तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका क्या है कि उस सेल को हम किस चीज़ से ट्रीट करें? स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन. कैटायन वो एलिमेंट जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. डाइवैलेंट मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव वाला 2 चार्ज होगा. जैसे कि कौन? कैल्शियम. विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम. ठीक, अंडरलाइन कर लो. ये कैल्शियम आयन किस तरीके से काम करेगा कि जिस रेट से डीएनए अंदर जा रहा होगा उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा. पहले अगर 1 ग्राम डीएनए अंदर जा रहा होगा, हमने कैल्शियम डाला, अब वो 1 से ज़्यादा जाएगा, 2 जाए या फिर 3 जाए. थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल, कि जो सेल वॉल में जो भी छेद होंगे जिसके जरिए डीएनए अंदर जा रहा होगा, अब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. कैसे बढ़ेगी? हम क्या डालेंगे उसमें? कैल्शियम डालेंगे. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cell with the recombinant DNA on ice. अब इन्होंने क्या करा? सबसे पहले हम क्या डालेंगे? कैल्शियम डालेंगे. फिर हम क्या करेंगे? एक कहीं लिक्विड में, एक ही मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे? पहले सेल डाल देंगे, ऊपर से क्या डालेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालेंगे ऑन आइस. फिर उस टेस्ट ट्यूब को कहाँ रखेंगे? आइस. फॉलोड बाय प्लेसिंग दैम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक. फिर उसके बाद हम कितने टेम्परेचर तक उसे हीट करेंगे? 42 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट करेंगे. क्या बोला? हीट शॉक. एंड देन पुटिंग बैक ऑन आइस. और उसके बाद दोबारा उसे कहाँ रख देंगे? हम आइस पे रख देंगे. तो हम क्या कर रहे हैं? पहले कर रहे हैं ठंडा, ठीक, और फिर क्या कर रहे हैं? गर्म, और फिर उसके बाद दोबारा क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं. ठीक. दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसकी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो किसको ले लेगा? कि जो डीएनए उसको बाहर पड़ा हुआ है वो उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल. अब इन्होंने कहा कि डीएनए डालने के और भी तरीके होते हैं. पहला तरीका कौन सा था? कैल्शियम वाला. कैल्शियम के बाद पहले ठंडा करेंगे, फिर गर्म, और फिर दोबारा ठंडा करेंगे. उसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं, इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन. अब दूसरा तरीका आता है, क्या नाम है इसका? नाम माइक्रो इंजेक्शन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. अंडरलाइन कर लो कि जो माइक्रो इंजेक्शन है वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा? एनिमल्स के अंदर इस्तेमाल होगा. अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हमें अपने अंदर डालना हो या किसी एनिमल के अंदर डालना हो तो कौन सी वाली टेक्निक यूज़ करेंगे? माइक्रो इंजेक्शन. डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड. हम एक सिरिंज के जरिए डायरेक्टली वहाँ डीएनए को किसके अंदर डाल देंगे? न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे. इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट. जो दूसरा वाला मेथड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होगा. सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन. जो प्लांट के लिए यूज़ होगा तरीका, उसका क्या नाम है? बायोलिस्टिक. दूसरा नाम क्या है उसका? जीन गन. इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेल है आर बॉम्बार्डेड, उसके ऊपर हम हमला करेंगे, गोलियाँ चलाएंगे. किस चीज़ की गोली चलाएंगे? मतलब जो गोलियाँ होंगी विद हाई वेलोसिटी, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी. माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, किस चीज़ की बनी हुई होती है गोली? या तो सोने की बनी हुई होंगी या फिर टंगस्टन की बनी हुई होती हैं. उन गोलियों के ऊपर कोटिंग होगी. किस चीज़ की कोटिंग होगी? डीएनए की कोटिंग होगी. तो जीन गन बायोलिस्टिक कहाँ यूज़ होगी? प्लांट में. और सुई किसके लगेगी? जानवरों के.
एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म पैथोजन। जो सबसे आखिरी वाला तरीका है वो कौन सा है? डिसआर्म पैथोजन vectors when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। ये अगले वाले चैप्टर में बहुत बिल्कुल डीपली बताया उन्होंने कि एक कैसे हम डिसआर्म करेंगे और कैसे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating the RDT, recombinant DNA technology। अब इन्होंने कहा कि हम पढ़ चुके हैं कि recombinant DNA कैसे बनाते हैं, अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे या जो भी उसकी बात है, प्रोसेस वगैरह। 11.3 Process of recombinant DNA technology। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragment into vector, transforming the recombinant DNA into the host, culturing host cell in a medium at large scale and extraction of a desired product। अब इन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी स्टेप होती हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम क्या करेंगे? सेल के अंदर से क्या निकालेंगे? सबसे पहले डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरे नंबर पे क्या काम होगा कि जो हमने बहुत बड़ा सा डीएनए बाहर निकाला, 2.2 मीटर का डीएनए जो ह्यूमन का होता है, जो हमने बाहर निकाला, उसे हम पहले टुकड़े करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे। टुकड़े करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब उस इतने बड़े डीएनए के हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए आधे आधे मीटर के, उस टुकड़े में से हम वो ढूंढेंगे कि जो हमें डिज़ायर्ड है, जो हमें चाहिए, जिस जीन के लिए हमने ये सारा काम करा, सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे। आइसोलेशन, उसे निकालना। डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट हमें चाहिए था उसे निकालेंगे। लाइगेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? इस डीएनए को कहाँ बिठाएंगे? बस में। ये बस एक मतलब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ले जाके छोड़ेगी। तो ये कौन है? वेक्टर है। वेक्टर से हम क्या करेंगे? लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कि जो डीएनए डिजायर्ड है, जिसके अंदर जीन है हमारे मतलब का, उसे हम जोड़ेंगे किसके साथ? वेक्टर के साथ। जब हम डीएनए को वेक्टर से जोड़ देते हैं, उसका नाम बदल जाता है। क्या बोलते हैं हम उसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इन्होंने कहा ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, कि ये जो वेक्टर के साथ हमने डीएनए जोड़ा तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए को कहाँ डालेंगे? होस्ट के अंदर डालेंगे, जिस भी बैक्टीरिया के अंदर हमें डालना चाह रहे हैं। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। अब वो जो होस्ट के अंदर हमने डाल दिया, उस होस्ट सेल को हम बहुत सारा ग्रो कराएंगे, बहुत बड़े बड़े स्केल पे, और जो भी वो अच्छा खासा प्रोडक्ट जो हम बनवाना चाह रहे हैं तो उससे जो वो बना रहा है उसको हम निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, जैसे बादाम है, ठीक, बादाम के अंदर कोई जीन है, सपोज करो, उस जीन से क्या होता है? एक ऐसा तेल बनेगा, उस तेल से क्या होगा? दिमाग तेज होता है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बादाम के सेल में से क्या निकालेंगे? वो डीएनए निकालेंगे उसका पूरा। उस डीएनए में से पहले उसे काटेंगे, टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड है, जो हमारा जीन जो तेल बनाएगा जिससे दिमाग तेज होता है, उसे निकालेंगे। उस तेल को मतलब उस जीन को हम क्या करेंगे? पहले एक वेक्टर से जोड़ दिया, क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, जो चीज़ सबसे सस्ती है, जैसे कि आलू है या प्याज है, उसको लेकर हमने कहाँ डाल दिया? आलू के अंदर डाल दिया या प्याज के अंदर डाल दिया। तो जो प्याज के सेल है या आलू के सेल है वो क्या होगा? होस्ट सेल। अब उस आलू के सेल से पहले पूरा आलू बनाएंगे, फिर एक आलू से 100 आलू बनाएंगे, 1000 आलू बनाएंगे। तो उस तरीके से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो वो तेल था, वो मतलब हमें मिलने लगेगा। तो वही इन्होंने लास्ट वाली बात में समझाया है। इस तरीके के काम वैसे होते नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कभी तुम सोचने लगो, ठीक। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले वाली जो स्टेप थी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि किसी सेल से हम जेनेटिक मटेरियल कैसे निकालेंगे, किसी सेल का हम डीएनए कैसे निकालेंगे, ठीक। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। अंडरलाइन कर लो। इन्होंने कहा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के, एक डीएनए और एक आरएनए। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। अंडरलाइन कर लो, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है कौन सा वाला होता है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बता दी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट्स नीड टू बी प्योर इन द प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इन्होंने कहा कि जब हमें डीएनए को किससे काटना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो इसकी क्या शर्त है कि डीएनए किस फॉर्म में होना चाहिए? प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म का होने का मतलब ये है कि डीएनए के साथ ना हो आरएनए कोई हो जुड़ा हुआ उसके साथ, ना ही कोई कार्बोहाइड्रेट हो और ना ही कोई प्रोटीन हो, या उसके अलावा जो भी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है वो उन सबसे फ्री हो, बिल्कुल भी उसके अंदर मिलावट ना हो। Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell
open to release DNA and with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide and also lipids. अब इन्होंने कहा कि जब DNA मेम्ब्रेन के अंदर घिरा हुआ है तो हमें मजबूरी के तौर पे क्या करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा। जब हम सेल को तोड़ेंगे तो उसके अंदर DNA के साथ साथ जो भी फालतू चीज़ें होंगी जैसे RNA है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी DNA के साथ मिलकर बाहर आ जाएंगी। अब इन्होंने कहा दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल स्लैश प्लांट और एनिमल टिश्यूज विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, बैक्टीरिया, सेलुलेज, प्लांट सेल्स, काइटिनेज, फंगस। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें ये काम किसके ऊपर करना है, बैक्टीरिया के ऊपर करना है, तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देगा। ये बात ना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ना ही सेल वाले चैप्टर में है कि लाइसोजाइम क्या करता है। लाइसोजाइम कहाँ पर मिलेगा, सलाइवा के अंदर भी मिलता है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीबैक्टीरियल होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को फाड़ देता है। अगर हम प्लांट सेल के उसकी सेल वॉल को तोड़ना चाह रहे हैं तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सेलुलेज, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। सेलुलोज को तोड़ने वाला कौन है, सेलुलेज। अगर एनिमल टिश्यू के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती, उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, किसकी बनी होगी, लिपिड की, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, लाइपेज, ताकि लाइपेज की मदद से क्या होगा कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी। एनिमल टिश्यू के बारे में लिखा हुआ नहीं है, क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती। फिर उसके बाद इन्होंने काइटिनेज लिख दिया, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। लेकिन तो काइटिन को तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, काइटिनेज। You know that gene are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histone. अब इन्होंने कहा कि डीएनए के पास जितने भी जीन्स होते हैं एक बहुत लंबे धागे पे वो आपस में इंटरट्विंड, उलझे हुए होते हैं। साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उन सबको जोड़ने में मदद करते हैं। वो प्रोटीन कौन से हैं, हिस्टोन। हिस्टोन कैसे प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, क्लास 12 में, चैप्टर 6 में है बल्कि, कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, और लाइसिन और आर्जिनिन वाले अमीनो एसिड इनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस। अगर डीएनए के साथ साथ वो आ गया, आरएनए आ गया, तो आरएनए को कैसे हटाएंगे, राइबोन्यूक्लियस से। डीएनए के साथ साथ प्रोटीन है हिस्टोन, तो कौन सा क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीएज, क्योंकि प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देगा। वेर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, और जो प्रोटीन था अगर हम उसे हटाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीएज का इस्तेमाल करेंगे। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी अप्रूव्ड बाय appropriate ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। अंडरलाइन कर लो। इन्होंने कहा हमने जितने भी एंजाइम डालने थे सारे के सारे एंजाइम डाल दिए, डीएनए बिल्कुल प्योर हो गया, लेकिन अगर हमें उसे प्रेसिपिटेट करना है, मतलब उसे गाढ़ा करके बिल्कुल पानी से अलग करना है, सॉल्यूशन से अलग करना है, तो उसे गाढ़ा अलग करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें किस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, अल्कोहल C2H5OH। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन। ये बिल्कुल एक सस्पेंशन की तरह बारीक बारीक धागों की तरह दिखता है। अच्छा, अब देखो कैप्शन पढ़ो पुरानी वाली डायग्राम में, पिछले पेज पे, फिगर 11.5 में, डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। पूछा जाएगा बताओ डीएनए को निकालने की प्रोसेस का क्या नाम है, तो क्या नाम है, स्पूलिंग। कितनी मेन बात थी, थ्योरी में नहीं थी, लेकिन कहाँ दे दी, कैप्शन में। ठीक है, तो स्पूलिंग ध्यान रखना। स्पूलिंग क्या होती है कि जब हम डीएनए को बाहर निकालेंगे। अच्छा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन 11.3.2 कि डीएनए को काटना कहाँ पे, स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन से मतलब ये है कि जो काटने वाले एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनकी अपनी अपनी एक जगह होती है, उनके अपने अपने कोड होते हैं, उसके हिसाब से वो उनको काटेंगे। तो वही बात ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन पे काटेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इन्होंने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम तोड़ेंगे, आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम कैसे करेंगे कि जो हमने प्योर करके डीएनए बाहर निकाला उसको हम किसके साथ इंक्यूबेट करेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जोड़ेंगे एट द ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब यह है कि जैसे कोई भी काम जो अपने बेस्ट, मतलब अब किसी टेम्परेचर पे बेस्ट स्पीड पे होता हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल कंडीशन। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर 1000 डीएनए को तोड़ सकते हैं 1 सेकंड में, कितने टेम्परेचर पे, 40 पे, लेकिन अगर हम टेम्परेचर 30 कर देंगे तो जो उनकी स्पीड 100 या 1000 थी वो 500 हो जाएगी या फिर 50 हो जाएगी। तो जो 40 वाले टेम्परेचर वाली कंडीशन है वो क्या है, ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें वो अपना बेस्ट काम करेगा।
For that specific enzyme, agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक नहीं पूछी गई कि जो एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इज एम्प्लॉयड, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं? टू चेक, ताकि हम पता लगा सकें प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सही तरीके से डीएनए को काट रहा है या फिर नहीं काट रहा। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे थे। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दोबारा बताया गया कि डीएनए कैसा चार्ज वाला मॉलिक्यूल है? नेगेटिव चार्ज वाला। हैंस इट मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसलिए वो किधर की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा वाला इलेक्ट्रोड होगा? एनोड। एनोड कैथोड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, तो ध्यान रखना एनोड वाला क्या होगा? पॉजिटिव। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो, यही काम हम क्या करेंगे? वेक्टर डीएनए के साथ भी करेंगे, उसे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस, जब हम डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे इसमें बहुत सारे काम होते हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द vector DNA with a specific restriction enzyme, the cut out gene of interest from the source DNA and the vector DNA with space are mixed and ligase is added। अब उन्होंने कहा हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, डीएनए काट लिया, हमें जो डीएनए हमारा जो डिजायर था, जो हमें चाहिए था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो हमारी इंटरेस्ट वाला जीन था, सोर्स डीएनए जिसमें से हमने काट के निकाला, उसे हम किसके साथ जोड़ेंगे? कट वेक्टर, जिस वेक्टर को हमने काटा। जोड़ने के मतलब मिक्स करेंगे दोनों को, एक सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या ऐड करेंगे? लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। किसको जोड़ना है? डीएनए को। तो कौन सा लाइगेज लगेगा? डीएनए लाइगेज। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसकी वजह से क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि जब हम वेक्टर में किसको जोड़ देंगे? एलियन डीएनए, बाहर से लाके डीएनए को जोड़ देंगे वेक्टर से, तो वो क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, अब तुम सबने सुना होगा आरटी-पीसीआर। कोविड की जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी वाली मानी जाती है? आरटी-पीसीआर वाली मानी जाती है। तो अब इन्होंने कहा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ा देना ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब हमने क्या करा? इतनी मशक्कत करी, पहले हमने डीएनए निकाला, फिर उसे काटा, फिर हमने ढूंढा जौन सा हमारी मर्जी का था। अब ये कहीं इधर उधर हो गया, खो गए, नाम हमने गलत लिख दिया, तो ये इस तरीके की गलती ना हो तो हम क्या करेंगे? इस वाले छोटे से जीन की बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने, कभी भी एक एक्सपेरिमेंट से सही रिजल्ट नहीं आता, तो इसलिए हम क्या कराते हैं? पीसीआर कराएंगे, बहुत सारी उसकी कॉपी बनाएंगे और हर कॉपी पे बहुत बार रिएक्शन या फिर वो रिसर्च करके देखेंगे। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अंडरलाइन कर लो कि पीसीआर क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन मतलब हम बहुत बारी से कराएंगे, पॉलीमरेज मतलब ये पॉलीमर की तरह होती है, बहुत सारे नंबर उसके बढ़ा देगी। In this reaction, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro। अंडरलाइन कर लो, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन की जो ऑफ इंटरेस्ट, की जो हमारे इंटरेस्ट वाला जीन था, कहीं खो ना खा ना जाए, तो उसकी हम बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, सिंथेसाइज बनाएंगे। कहाँ पे? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है? लैब में हम उसे बनाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर, इसमें हम किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? 2 सेट इस्तेमाल करेंगे, किसके? प्राइमर के। प्राइमर क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। अंडरलाइन कर लो, प्राइमर की डेफिनेशन कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, केमिकली सिंथेसाइज हमने लैब में बनाए हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब अगर हम इस डीएनए को तोड़ेंगे तो 3 से ज़्यादा उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलेंगे। दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, कि जो हमारा डीएनए है, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट काट के बाहर निकाला, उसके कैसे हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जो हमने जीन काट के निकाला और ये जो प्राइमर है, ये दोनों बहुत आसानी से आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? 2 तो इस्तेमाल करेंगे, प्राइमर, और एक एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम है एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए का हमें पॉलीमर बनाना है, तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा? डीएनए पॉलीमरेज। मतलब हमें डीएनए की लेंथ बढ़ानी है या फिर डीएनए के नंबर बढ़ाने हैं। The enzyme extend the primer using nucleotide provide in the reaction and the genomic DNA as template। अब इन्होंने कहा कि ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? एक्सटेंड, बढ़ा देगा। किस चीज़ को बढ़ाएगा? प्राइमर को बढ़ाएगा। किसका इस्तेमाल करके? न्यूक्लियोटाइड, अंडरलाइन कर लेना। यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडिंग इन द रिएक्शन, मतलब हमें रिएक्शन में अपनी तरफ से क्या डालनी पड़ेगी? न्यूक्लियोटाइड भी अपनी तरफ से देना पड़ेगा। If the process of replication is repeated many times, the segment of the DNA can be amplified to approximately billions times, that is 1 billion copies are made। अंडरलाइन कर लो। अगर इन्होंने कहा अगर हम डीएनए की कॉपी वाला जो काम है ये बहुत बार कर लें, कितनी बार कर लें? 30 टाइम्स। अगर हम ये काम 30 बार कर लें तो हमारे पास कितनी कॉपी बन के मिल जाएंगी? 1 बिलियन कॉपीज हमारे पास मिल जाएंगी।
सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, अंडरलाइन कर लो। अब इन्होंने कहा कि जब हम बहुत बार ये वाला काम करेंगे तो इस काम में क्या होगा, हीट, मतलब हमें गर्मी अपनी तरफ से हीट टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो ये वाला जो एंजाइम है ये खराब हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो हमें एक अच्छा वाला एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा। तो वो एंजाइम कैसा है, थर्मो स्टेबल। थर्मो का मतलब होता है हीट, स्टेबल मतलब झेल सके, वो स्टेबल रहेगा। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक, एंजाइम वही है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन कैसा है, थर्मो स्टेबल, जो हीट को झेल सके। आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम, हमें कहाँ से मिला, एक बैक्टीरिया से मिला। कौन से वाले बैक्टीरिया से मिला, थर्मस एक्वेटिकस। कहाँ से मिला, थर्मस एक्वेटिकस, अंडरलाइन कर लेना। तो जो इसका नाम है वो क्या नाम है, टैक पॉलीमरेज, TAQ, टैक पॉलीमरेज, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब वो क्या रहेगा, ये एक्टिव रहेगा एंजाइम, कब एक्टिव रहेगा, हाई टेम्परेचर भले ही तुम कितना बढ़ा दो ये अपना काम करता रहेगा। इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इन्होंने कहा कि जब हमें डीएनए को तोड़ना पड़ता है उस टाइम पे हम हाई टेम्परेचर देंगे, वो हाई टेम्परेचर को भी झेल लेगा और अपना काम करता रहेगा। द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद द वेक्टर ऑफ फर्दर क्लोनिंग। अब इन्होंने कहा कि जो हमने डीएनए छोटा सा काट के निकाला था अब उसकी बहुत सारी कॉपी बन चुकी हैं, तो हम चाहें जितना चाहें उतने सारे वेक्टर के साथ इस डीएनए को जोड़ सकते हैं। टैग इसका नाम है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज तो नॉर्मल नाम हो गया, थर्मस एक्वेटिकस से जो स्पेशली मिलता है उसका क्या नाम है, टैग पॉलीमरेज। अब जो पीछे डायग्राम बनी हुई है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक, देखो पीसीआर में कितनी स्टेप है, 3 स्टेप है। सबसे पहली स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक, किसको तोड़ेंगे, डीएनए को। सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, डीएसडीएनए। डीएसडीएनए का मतलब होता है कि ये जो डीएनए है ये कैसा वाला है, डबल स्टैंडर्ड वाला डीएनए। डबल स्टैंडर्ड वाले डीएनए को अब इन्होंने क्या दिया, बीच में हीट लिखा हुआ है टेम्परेचर के बराबर में, तो हम उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने की वजह से ये जो डीएनए है ये टुकड़ों में 2 टुकड़े इसके बन जाएंगे, एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, एनीलिंग। एनीलिंग में हम किसको ऐड करेंगे, प्राइमर को ऐड करके दिखा रखा है। फिर हमने सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप कौन सी है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वाले में क्या होगा, एंजाइम यूज होगा। एंजाइम कौन सा यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज। स्पेशल करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज वो किसकी बात कर रहा है, थर्मस एक्वेटिकस से जो हमें मिला। उसके साथ साथ क्या यूज हुई है, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। अंडरलाइन कर लेना, वहां पे थ्योरी में लिखा हुआ था कि डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल करेंगे। कौन सी वाली, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। फिर उसकी हमने कितनी साइकिल करी, 30 साइकिल करी। यही काम हमने 30 बार करा तो हमें कितनी कॉपी मिल गई, 1 बिलियन टाइम्स कॉपीज हमें मिल जाएगी। ठीक, अच्छा अब देखो 11.3.4 इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल स्लैश ऑर्गेनिज्म। क्या करेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि जो डीएनए और वेक्टर को हमने जोड़ा उसे अब हम डालेंगे कहाँ पर डालेंगे, होस्ट के सेल के अंदर या फिर होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइकेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। अब उनका बहुत सारे तरीके हैं इंट्रोड्यूस डालने के, किस चीज़ को डालने के, लाइकेटेड डीएनए। वो डीएनए जो हमने वेक्टर से जोड़ा किसके अंदर डालने के लिए, रेसिपिएंट सेल। वो सेल जिसके अंदर जो डीएनए को लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट सेल या फिर होस्ट भी हम उसे बोल सकते हैं। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए इन इट्स सराउंडिंग। अब इन्होंने कहा कि ये जो सेल है उसे हम पहले क्या बनाएंगे, कॉम्पिटेंट बनाने के बहुत सारे तरीके। कैल्शियम डालो फिर ठंडा कर दो, गर्म कर दो, दोबारा ठंडा कर दो। एनिमल होगा तो माइक्रो इंजेक्शन यूज करेंगे, प्लांट होगा तो बायोलिस्टिक या फिर जीन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, टेक अप डीएनए, अब उसके आसपास का जो भी डीएनए होगा उसके अंदर चला जाएगा। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग अ जीन फॉर रेसिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन इज ट्रांसफर्ड टू E. coli सेल, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब इन्होंने कहा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बाहर से डाल रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक ऐसा जीन है जो कैसी क्षमता रखता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मतलब ये जीन जिसके अंदर भी होगा उस पर वाली एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। कौन सी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एम्पिसिलिन। ये डीएनए हमने किसके अंदर डाला, E. coli के अंदर डाला। तो अब जो होस्ट सेल है जो E. coli है बिकम ट्रांसफॉर्म, अब वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। मतलब वो ऐसा बन गया जिसके ऊपर अगर हम ऐसे वो डालेंगे एम्पिसिलिन तो वो मरने का नहीं है। If we spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin, only transformant will grow, untransformed recipient cell will die। अब इन्होंने कहा कि जिन सेल के अंदर डीएनए चला गया वो कैसे होगा, ट्रांसफॉर्म। जिनके अंदर नहीं गया वो अनट्रांसफॉर्म। जिनके अंदर डीएनए चला गया उनके अंदर क्षमता आ गई कि अब वो एम्पिसिलिन की वजह से नहीं मरेंगी, लेकिन जिनके अंदर नहीं गया उनके अंदर ये वाली क्षमता नहीं आई और वो मर जाएंगी। अब इन्होंने कहा कि जब हम इन सब सेल को किस पे ग्रो कराएंगे, अगर प्लेट, अंडरलाइन कर लेना, कंटेनिंग एम्पिसिलिन। अगर प्लेट के ऊपर क्या है, एम्पिसिलिन वाली दवाई है। इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों मिक्स है, ट्रांसफॉर्म वाले बैक्टीरिया भी हैं और अनट्रांसफॉर्म वाले बैक्टीरिया भी हैं।
जो ट्रांसफॉर्म है उनके अंदर डीएनए चला गया तो एम्पिसिलिन से बचने की क्षमता आ गई। जब इनके पास बचने की क्षमता आ गई, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, तो सिर्फ और सिर्फ कौन ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे। लेकिन जिनके अंदर डीएनए नहीं गया, उनके अंदर ये वाली एबिलिटी नहीं आई, तो ये अपने आप को एम्पिसिलिन से नहीं बचा पाएंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म होंगे या जो अनट्रांसफॉर्म होंगे वो मर जाएंगे। Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin। अब उन्होंने कहा कि एम्पिसिलिन से बचाने वाले जीन की वजह से अब हम पहचान सकते हैं, फर्क निकाल सकते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। तो इस वाले केस में जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो किसके तौर पे काम करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे काम करेगा। मतलब ये फर्क हमें बताएगा किसके बीच में कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।